DNA, RNA composition and structure. So, there are two types of nucleic acids, DNA and RNA. DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. हम आगे जानेंगे कि ये दोनों नाम अलग अलग क्यों हैं और किस बेसिस पर हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों डीएनए एंड आरएनए क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है तो ये है रिपोजिटरीज एंड ट्रांसमिटर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। रिपोजिटरीज का मतलब होता है कि वो जगहें जहाँ पे ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं, एंड ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिटरीज का मतलब होता है कि ये किस तरीके से आगे जीन्स को फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट करते हैं। आते हैं हम ब्रीफ हिस्ट्री पर डीएनए और आरएनए की। तो 1869 पे डिस्कवरी की थी जोहान फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की, एंड 1944 में एवरी मैकलॉयड एंड मैकैरी ने ये बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया उन्होंने ये वाला पॉइंट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स ऑब्वियसली कोई ना कोई फंक्शन है क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन इनका है केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के केमिकल बेसिस हैं। सबसे बेस लेवल पर ये वो केमिस्ट्री फॉर्म करते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने में हेल्प करता है। अगेन ये है हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिजर्व बैंक। यहाँ पर मल्टीपल लेवल पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उसमें से कुछ ही हमारे ट्रेट्स बनकर बाहर हमें दिखती है, और यही ट्रेट्स हमारी जो स्पीसीज की आइडेंटिटी है उनको मेंटेन करते हैं। हर डीएनए एक पर्टिकुलर ट्रेट्स, सेट ऑफ ट्रेट्स को डिपिक्ट करता है जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये डीएनए काम कैसे करता है, तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जीन्स, जो कि फंडामेंटल यूनिट होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के। तो जनरली एक जीन एक ही ट्रेट या एक ही फंक्शन को डिपिक्ट करता है, और इसी तरीके से मल्टीपल जीन्स मिलकर एक पूरा का पूरा स्पीसीज सेट बनाते हैं। अब डीएनए क्योंकि इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो ये किसी के थ्रू, तो ये कोई प्रोसेस के थ्रू तो अपनी इन्फॉर्मेशन को डिपिक्ट करता होगा, तो उसे कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा, जो कि होता है पाथवे थ्रू विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज। सो ये कैसे फ्लो होता है, सो डीएनए क्या करता है, अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट करता है, एंड आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन और फिजिकल ट्रेट्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो हमारे पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड नाम के बायोमोलिक्यूल्स के, और ये बायोमोलिक्यूल्स, ये पॉलीमर जैसे बनता है तो उसके बीच में ब्रिजेस होते हैं 3 और 5 फॉस्फेट ब्रिजेस। अब हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। जब ये तीन चीजें आपस में मिलती हैं तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो जो हमारे पास बेस होता है वो नाइट्रोजनस होता है, शुगर होती है वो हमारी पेंटोज होती है, और फॉस्फेट हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। अब न्यूक्लियोटाइड्स को ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड बनाने का फंक्शन है, बट इसके अलावा भी वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। उसमें से सबसे पहला जो आता है वो ये होता है कि ये कुछ कोएंजाइम्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का भी काम करते हैं, एंड जनरली वो कोएंजाइम्स जो होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के होते हैं। तो इसके एग्जांपल एफएडी और एनएडी प्लस है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का, तो ये अदर चीजों में भी, अदर कंपाउंड्स में भी स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका काम होता है एनर्जी रिएक्शन ऑफ सेल्स में, जैसे कि एटीपी एनर्जी करेंसी है, वहां पर भी इनका काम होता है। एंड लास्ट, इन द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये न्यूक्लियोटाइड्स कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमें पता है कि स्ट्रक्चर में बेस, शुगर एंड फॉस्फेट तो है ही है, बट इसके साथ हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड जो होता है प्रिकर्सर फॉर्म, जिसमें बेस और शुगर प्रेजेंट होता है, एंड देन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में ही जैसे ही हम फॉस्फेट, मतलब बेस और शुगर में जैसे ही फॉस्फेट ऐड करते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में। एरोमेटिक माने रेजोनेंस प्रेजेंट है, एंड हेटेरोसाइक्लिक मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट मिलकर ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के दो टाइप होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो होते हैं वो हमारे जिन जो उसमें नंबरिंग होती है कार्बन की, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंड पिरिमिडीन्स में जो नंबरिंग होती है वो क्लॉकवाइज होती है।
तो अब आते हैं जो हमारे प्यूरीन्स होते हैं उसमें आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड जो हमारे pyrimidines होते हैं उसमें आते हैं साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। सो डीएनए में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन, एंड आरएनए में हमारे पास थायमीन को हटाकर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बाकी एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन तीनों सेम ही प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक टॉपिक पे जिसे कहते हैं टॉटोमेरिक फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, प्यूरीन्स एंड pyrimidines। सो व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? अगर कोई भी कंपाउंड हमारा या कोई भी मॉलिक्यूल अगर लैक्टम एंड लैक्टेम यानी कीटो एंड इनॉल फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है, उसके वो दो फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, तो हम उसे कहते हैं टॉटोमेरिज्म। सो टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट होने के लिए की फीचर है जो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए, वो है ऑक्सो ग्रुप यानी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, जिसमें बाकी के बचे हुए दो बॉन्ड जो सी के हैं वो उसी मॉलिक्यूल में अटैच्ड होते हैं। ऑक्सो एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि प्रेजेंट होता है, तो जनरली टॉटोमेरिज्म देखा जाता है। सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेप्ट एडेनिन टॉटोमेरिज्म को शो करते हैं, मतलब ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल ये चारों के चारों टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, बट एडेनिन ये नहीं शो करता है। अब अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच की, यानी जो बॉडी का नॉर्मल पीएच है, उसमें हमारा जो लैक्टम यानी कीटो फॉर्म है, टॉटोमेरिक फॉर्म, वो ज्यादातर पाया जाता है, इसीलिए उसे मेजर फॉर्म कहा जा रहा है हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट शुगर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो जो हमारे पेंटोजेज हैं, जो शुगर्स हमारे न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट हैं, उनमें 5 कार्बन मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं। एक में राइबोज है और एक में डीऑक्सीराइबोज है। सो एक में डी राइबोज है आरएनए में एंड डीऑक्सीराइबोज है डीएनए में। तो हमारा जो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज है, वो सिर्फ C2 जो हमारा कार्बन 2 है स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उसके डिफरेंस की वजह से ही ये दोनों में डिफरेंस आता है, और ये डीऑक्सीराइबोज में C2 पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम है एज कम्पेयर टू राइबोज। सो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जो डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज को डिफरेंशिएट करता है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड्स का नॉमेनक्लेचर बहुत ही इजी है, इसमें कोई इतना टफ नहीं है। अगर हमारे पास बेस और राइबोज शुगर प्रेजेंट है साथ में, तो जो हमारा एडेनिन है वो एडेनोसिन बन जाएगा। इसी तरीके से ग्वानिन ग्वानोसिन साइटिडीन्स बन जाएगा और यूरिडीन बन जाएगा। ओसिन या आइडीन लगा देने से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे राइबोज शुगर प्रेजेंट है। इसी तरीके से बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर होने से भी हम नाम देख सकते हैं, उसका एक पैटर्न पता कर सकते हैं। जैसे एडेनिन हमारा बन जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन। सो आगे डीऑक्सी लगा देने से और लास्ट में ओसिन या आइडीन लगा देने से सिमिलरली हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट है, और जब डीऑक्सी नहीं लगा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। शुगर के बाद अब हम देखते हैं कि फॉस्फेट के प्रेजेंट होने से और कितने फॉस्फेट के प्रेजेंट होने से हम कैसा नाम देते हैं। तो अगर न्यूक्लियोसाइड में एक ही फॉस्फेट प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे मोनोफॉस्फेट, यानी एएमपी हमारा हो जाएगा एडेनिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो फॉस्फेट्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे डाइफॉस्फेट हो जाएगा और हमारा बन जाएगा एडेनिन डाइफॉस्फेट। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 फॉस्फेट्स प्रेजेंट हैं तो वो हमारा बन जाएगा एटीपी, मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट के जितने भी नंबर होंगे वहाँ उसी हिसाब से हम प्रीफिक्स यूज करेंगे मोनो, डाई और ट्राई का, जो कि क्लियरली डिपिक्ट कर देंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है इस न्यूक्लियोसाइड में या न्यूक्लियोटाइड में। अब एक नोट वर्दी बात हमारे पास ये है कि जो ये हमारे फॉस्फेट्स हैं इनमें ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट करते हैं, यानी एनायनिक प्रॉपर्टीज देते हैं। तो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स में कितनी एनायनिक प्रॉपर्टी किस एक्सटेंट तक होगी ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे नंबर ऑफ फॉस्फेट्स, जितने भी फॉस्फेट का जो भी चार्ज रहेगा, जो हम एक पूरे स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास क्यूमुलेटिव जो भी चार्ज बचेगा फॉस्फेट के थ्रू,
वही डिसाइड करेगा कि एनायनिक प्रॉपर्टीज कितनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं 4 फॉर्म में, यानी कि DAMP डीऑक्सीएडेनिलेट, DGMP डीऑक्सीग्वानिलेट, DCMP डीऑक्सीसाइटिडिलेट एंड DTMP डीऑक्सीथाइमिडिलेट। ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हमारे बेसिस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। यही जाके आगे बेसिस बनते हैं जो आपस में पेयरिंग करते हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब जो हमारे ये बेसेस होते हैं ये आपस में कैसे अटैच होते हैं, तो इनको अटैच करने के लिए, इनको एक दूसरे के साथ होल्ड करने के लिए हमारे पास 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिजेस होते हैं जो दो बेसेस के बीच में फॉर्म होते हैं और उन्हें होल्ड करके रखते हैं। तो अगर हमारे पास ए है और उसके बाद नीचे उसके टी है या जी है, तो इन तीनों के बीच में जो ब्रिजेस होंगे वो होंगे 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिजेस। तो इस तरीके से हमारा डीएनए जो है होल्ड रहता है। अब जाते हैं हम चारगाफ्स रूल ऑफ डीएनए कॉम्पोजिशन में। चारगाफ एक साइंटिस्ट है, अरविंद चारगाफ, जिन्होंने 1940s में डीएनए को क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया और वहां से उन्होंने ये पता लगाया कि जो हमारे चारों बेसेस हैं उनकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है डीएनए में। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जितने एडेनिन होते हैं एक डीएनए के स्ट्रैंड में उतने ही थाइमीन होते हैं, क्योंकि ए और टी आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। और सिमिलरली जितने हमारे पास ग्वानिन होते हैं उतने ही साइटोसिन होते हैं, क्योंकि ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि चारगाफ रूल का क्वांटिटी बेसिस ही यही है कि जब हमारे पेयर बनते हैं उसी बेसिस पे, उसी फैक्ट के बेसिस पर ही हम ये कंक्लूड करते हैं कि इनके नंबर इक्वल हैं, इनका परसेंटेज इक्वल है। अब नेक्स्ट हम आते हैं डीएनए डबल हेलिक्स में। ये एक स्ट्रक्चरल मॉडल है जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। ये मॉडल डिस्क्राइब करता है कि डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा है। हमारे इसमें स्ट्रक्चर के इस वॉटसन क्रिक मॉडल के कुछ फीचर्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट है कि ये जो हमारा डीएनए है इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है। डबल मतलब वहाँ पे दो स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में पेयर्ड है, और राइट हैंडेड है, यानी जो घुमाव जब शुरू होता है हेलिक्स का तो वो राइट हैंड साइड से शुरू होता है। यहाँ पे दो पॉली डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जो ट्विस्टेड होते हैं अराउंड ईच अदर एक कॉमन एक्सिस पर। सेकेंड जो है, ये जो दोनों स्ट्रैंड हमारे हैं हेलिकल के वो दोनों एंटी पैरेलल हैं, मतलब एक अगर एंड, एक स्ट्रैंड का एंड 3 है तो दूसरे का 5 है उसके सामने। विड्थ जो है हमारे डीएनए की वो 20 एंगस्ट्रॉम है, और जो पिच है, जो ऊंचाई है हमारे एक टर्न की वो 34 एंगस्ट्रॉम है, यानी 34 नैनोमीटर है। हर एक ऊंचाई, हर एक घुमाव के बीच में 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आते हैं और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि जो भी हमारे हाइड्रोफिलिक डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट जो हमारी बैकबोन है वो आउटसाइड प्रेजेंट है, और जितने भी हाइड्रोफोबिक बेसेस हैं वो सब अंदर की तरफ डीएनए में मौजूद हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक बाहर के एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो हमारी दोनों चेन्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए, मतलब ए के सामने टी ही आता है और जी के सामने सी ही आता है, वाइस वर्सा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो हमारे दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़े कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ए जब भी टी के साथ बॉन्डिंग बना रहा है वो हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स बनाता है, और सिमिलरली जी 3 बॉन्ड्स बनाता है सी के साथ हाइड्रोजन के। 50% ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जी सी का बॉन्ड ए टी से, ऑब्वियसली क्योंकि 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में बनते हैं, कभी भी ये प्यूरिन प्यूरिन या पिरिमिडीन पिरिमिडीन के बीच में नहीं बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो डीएनए, ये बहुत अच्छे से चारगाफ रूल को फॉलो करता है, और क्लियरली हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये रूल का बहुत यूज आता है। नेक्स्ट जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी जो आगे चल के एमआरएनए बनेगा उसमें प्रेजेंट होती है, और एंटी सेंस स्ट्रैंड में हमारी बस कॉम्प्लीमेंटारिटी बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक ऑपोजिट स्ट्रैंड है हमारा। डीएनए हैज मेजर एंड माइनर ग्रूव्स। जब भी घुमाव प्रेजेंट हो रहा है तो वहां पे ग्रूव्स बन रहे हैं, ग्रूव्स में यानी गहराइयां बन रही हैं,
और उन्हीं गहराइयों में घुसकर प्रोटीन स्ट्रक्चरली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जो भी उनका रिक्वायर्ड फंक्शन होता है, ट्रेट होता है, उसको उजागर करते हैं वो अपना। इसी तरीके से बहुत सारी ड्रग्स काम आती हैं, बहुत सारे अदर बायोमोलिक्यूल्स को काम में लाया जाता है। अब हम जानेंगे डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। सो डीएनए हमारा डबल हेलिकल में है, ये तो हमें पता चल गया है, राइट हैंडेड है। बट ये कौन सी फॉर्म है? ये है बी फॉर्म। तो इसी तरह हमारे पास ए टू ई एंड जेड फॉर्म होते हैं, एंड प्रीडोमिनेटली हम बी, ए और जेड फॉर्म को ही ज़्यादा पाते हैं नेचर में, एंड उसी को स्टडी करते हैं। सो बी फॉर्म तो हमारा वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, और ये फिजियोलॉजिकल पीएच में हमारी बॉडी में यही फॉर्म पाया जाता है। अदरवाइज हमारे पास जेड फॉर्म भी है एंड ए फॉर्म भी है। इन तीनों फॉर्म्स में कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज हैं, बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल मिल जाएगा आपको, आप ऑनलाइन कहीं भी सर्च करोगे, मैं भी लास्ट में डाल दूंगी एक टेबल। तो ये टेबल आपको कहीं भी मिल जाएगा इजीली, और इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो अभी जो हमने पढ़ा वो था कॉन्फर्मेशंस ऑफ डीएनए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डीएनए के अदर टाइप भी हैं स्ट्रक्चर के, और ये स्ट्रक्चर्स जनरली पहले तो नहीं पता थे, बट बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी के बाद पता चला कि डीएनए के अदर भी स्ट्रक्चर्स हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि डीएनए का रिकग्निशन हो सके प्रोटीन या एंजाइम्स के थ्रू, एंड डीएनए के रिपेयरिंग, डीएनए का अच्छा फंक्शनिंग, ये सब अच्छे से हो पाए। इसलिए डीएनए में ये कुछ अलग टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है बेंट डीएनए। तो बेंट डीएनए में क्या होता है, जो भी हमारे ए ट्रैक्ट्स होते हैं यानी एडेनिन ट्रैक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रेट और रिजिड होते हैं। तो जहाँ पर भी ये ट्रैक्ट या एडेनिन रिप्लेस हो जाता है या उसको डैमेज कर दिया जाता है, वहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है डीएनए में, और ये डीएनए जो हमारा रिजल्टिंग डीएनए है वो बेंट डीएनए बन जाता है। जो बेंट डीएनए है उस माइनर ग्रुप में बहुत सारे प्रोटीन्स जाके अपना एक्शन कर सकते हैं, और ये जो बेंट डीएनए है ये हमारा फोटोकेमिकल डैमेज या मिस पेयरिंग ऑफ बेसिस की वजह से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बेंट डीएनए का यूज कहाँ पे आता है? तो बहुत सारे एंटी ट्यूमर ड्रग्स हैं जो कि इस बेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का यूज करते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर पे जाकर प्रोटीन अटैच करते हैं, और ट्यूमर फॉर्मिंग डीएनए सेक्शन या उस डीएनए को, जिस डीएनए के थ्रू ट्यूमर क्रिएट हो रहा है, उस डीएनए को वो लोग डैमेज कर सकते हैं, वो प्रोटीन्स उन्हें डैमेज कर सकते हैं बहुत इजीली बेंट डीएनए की क्वालिटी को यूज करते हुए। सो अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ डीएनए, ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए में। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसमें क्या होता है, हमें नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास 3 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, और ये इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर है वो ज़्यादा फॉर्म हो जाए, मतलब कि अगर एटी वाले बेस पेयर के ए से एक और टी फॉर्म हो जाए, जिसे हुक्सटिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, तो टी ए टी का जो ये पेयर बन जाएगा एक नया, तो इसका मतलब एक स्ट्रैंड और जुड़ गया है हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट डबल स्ट्रैंड्स में। सिमिलरली एक प्रोटोनेटेड साइटोसिन अगर जीसी पेयर से जुड़ेगा और सी प्लस जीसी वाला बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो वो भी एक ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। अब जो हमारा ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल होता है डबल स्टैंडर्ड से ऑब्वियसली, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं प्रेजेंट, उसकी वजह से ज़्यादा ही नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन आपस में होने लगता है, जो कि इन दोनों को आपस में, इन तीनों स्ट्रैंड्स को आपस में वीक बनाता है, अनस्टेबल बनाता है, और इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो हमारा है बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है इसी वजहों के कारण। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है फोर स्ट्रैंडेड डीएनए। सो फोर स्ट्रैंडेड डीएनए हमेशा वहीं पे फॉर्म होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्वानिन का कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो इस टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी क्वार्टेट। ये स्ट्रक्चर्स हमारे प्लेनर होते हैं और इनमें भी हुक्सटिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। जब यही फोर स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होकर एक डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं जी टेट्राप्लेक्सिस। अब जो हमारे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं, जिन उनका जो एंड होता है, उनको जिनको हम टीलोमेयर कहते हैं, तो वहाँ पर ग्वानिन का जो कंटेंट है, जो परसेंटेज है, वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है।
तो जहाँ पर ज़्यादा ग्वानिन तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमारा जी क्वार्टेट बनने लग जाएगा और इसीलिए वहाँ हमारे जो टीलोमेयर्स हैं वहाँ पे जी टेट्राप्लेक्सस काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। In recent years, telomeres have become the target for anti-cancer chemotherapies क्योंकि इन्हें आइडेंटिफाई करना easy है due to their richness in guanine base. Now, G tetraplexes have been implicated in recombination of immunoglobulin genes and in dimerization of double-stranded genomic RNA of human immunodeficiency virus. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स यूनिट ऑफ लेंथ। अब इसका क्या मतलब है, हम अपना डीएनए जो है हम उसकी लेंथ आमतौर पर किसके थ्रू मानते हैं, हम मानते हैं बेस पेयर के थ्रू। तो हमें सबसे पहले पता है जनरल विड्थ जो है हमारे डीएनए की वो है 0.34 नैनोमीटर एंड डीएनए का जो वेट है वो है 660 डाल्टन्स। तो अब हमें जब लेंथ मेजर करना होता है तो हम लेंथ को मेजर करते हैं बीपी काउंट से। बीपी का मतलब होता है बेस पेयर्स। अब इन बेस पेयर्स का जो हमारा काउंट का सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि 1 केबी, केबी का मतलब हो गया किलो बेस पेयर, तो 1 केबी में 10 रेज़ टू पावर 3 बेस पेयर होते हैं। इसी तरीके से 1 एमबी यानी 1 मेगा बेस पेयर में 10 रेज़ टू पावर 3 केबी होता है, यानी 10 रेज़ टू पावर 6 एमबी प्रेजेंट होता है। नाउ हमारे पास जब जीबी होता है तो उस जीबी में हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 6 एमबी होता है। Now length of RNA can't be expressed in base pairs क्योंकि मोस्टली RNA सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसलिए जो हमारा RNA है उसको हम बेस पेयर के फॉर्म में नहीं लेंथ उसका मेजर करते हैं। डिफरेंट स्पीसीज पे डिफरेंट टाइप का ही डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए की लेंथ डिफरेंट होती है, तो डीएनए की लेंथ से भी हम उस स्पीशीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी स्पीशीज है। डीएनए की लेंथ को डिटरमाइन करने का एक और वे है जिसको हम कहते हैं कॉन्टोर लेंथ। कॉन्टोर लेंथ जो कि हमारी होती है इसे हम मीटर्स तक में मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर में, मिलीमीटर में या फिर मीटर की फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं डीएनए की लेंथ को इन कॉन्टोर लेंथ सिस्टम। द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इज अराउंड 2 मीटर्स और ये 2 मीटर का जो डीएनए है ये बहुत ही छोटे से डायमीटर यानी 2 माइक्रोमीटर के डायमीटर के न्यूक्लियस के अंदर पैक किया जाता है। इस पैकिंग का भी बहुत एक अपना एक तरीका है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये 2 मीटर लॉन्ग डीएनए को 10 माइक्रोमीटर के डायमीटर के न्यूक्लियस के अंदर पैक कर पाते हैं। नाउ द DNA is generally present in linear form। आमतौर पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स में आप देखेंगे डीएनए लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट कई ऑर्गेनिजम्स में ये सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमंस में ये लीनियर फॉर्म में पाया जाएगा और बैक्टीरिया में ये सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा। अब जो हमारी ऑर्गेनेलीज है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके पास भी एक अपना डीएनए होता है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। ये हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है एंड दैट डीएनए इज आल्सो इन सर्कुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीएनए डीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो कि हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का है उसका लॉस। So disruption of hydrogen bonds by change in pH or increase in temperature results in the separation of polynucleotide strands। क्योंकि हमें पता है ए टी एंड जी सी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पेयर फॉर्म करते हैं, तो उसमें जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या पीएच चेंज करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, इनमें डिसरप्शन आ जाता है और इसी डिसरप्शन की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड्स जो आपस में जुड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। नाउ एक नोटवर्दी बात ये है कि कोई कभी भी डीनेचुरेशन के प्रोसेस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है, हमेशा एच बॉन्ड्स ही ब्रेक होते हैं। नाउ डीनेचुरेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, डीनेचुरेशन में क्या हो जाता है, जब भी डीएनए का हम एब्जॉर्बेंस लेवल लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 260 nm की वैल्यू पर, तो जो एब्जॉर्बेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर डीएनए में डीनेचुरेशन हो चुका है।
नेक्स्ट एक पॉइंट आता है मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब है वो टेम्परेचर जब डीएनए हाफ डीनेचर हो चुका हो। So melting temperature is defined as the temperature at which half of the helical structure of DNA is lost. अब देखो क्या होता है, जीसी बेस पेयर ज्यादा स्टेबल है 80 बेस पेयर से। सो इसकी वजह से जिस डीएनए में जीसी का कंटेंट ज्यादा हो जाता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि उसे तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जिसमें कम जीसी कंटेंट रहता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि उसमें 80 बॉन्ड होते हैं जो सिर्फ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के होते हैं, उन्हें ब्रेक करना ईजी हो जाता है। नाउ देयर इज अ केमिकल कॉल्ड फॉर्मामाइड जो कि डीस्टेबलाइज करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, जिसकी वजह से उन्हें तोड़ना आसान हो जाता है और वो रिजल्ट करता है मेल्टिंग टेम्परेचर को लो करने के लिए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस फॉर्मामाइड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब डीएनए को डिस्टर्ब करके टेम्पलेट स्ट्रैंड की जरूरत होती है। तो इजीली कम टेम्परेचर पे और बहुत जल्दी अगर हमें डिस्ट्रप्शन चाहिए तो हम फॉर्मामाइड को यूज करते हैं और डीएनए को डीनेचर कर देते हैं आसानी से। अब हमारे पास नेक्स्ट एक आता है, अब डीनेचर हुआ है तो रीनेचर होना चाहिए। रीनेचुरेशन का मतलब होता है रीअनीलिंग। वो जो दो स्ट्रैंड्स जो आपस में पहले अलग हो गए थे डीनेचुरेशन के प्रोसेस में सेपरेट हो गए थे, उनको दोबारा से जोड़ने को हम रीनेचुरेशन कहते हैं। सो रीनेचुरेशन और रीअनीलिंग is the process in which the separated complementary DNA strands can form a double helix. अब हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन द सेल। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो हमारा ह्यूमन डीएनए है उसकी लेंथ है 2 मीटर। अब इस 2 मीटर के डीएनए को हमें 10 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले न्यूक्लियस के अंदर भरना है। तो इसके लिए हमें बहुत ही एक्सटेंसिव एंड कॉम्पैक्ट पैकेजिंग चाहिए होगी और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा डीएनए का। तो हमारे पास है सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही सिंपल हैं, तो इनका डीएनए भी बहुत सिंपली ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है एक सिंगल क्रोमोसोम में इन द फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कल। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसमें ये जो सर्कुलर फॉर्म में है ये पैक होगा न्यूक्लियोइड नाम के एक रफ से स्ट्रक्चर में। अब यही न्यूक्लियोइड हमारे इंटरैक्ट करेंगे प्रोटीन्स के साथ या केटाइंस के साथ और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। अब जो हमारा यूकैरियोटिक डीएनए होता है तो ये डीएनए जो है बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है फर्दर ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसके बाद क्या बनता है क्रोमोसोम्स। तो यहाँ से हमारा जो डीएनए से लेके क्रोमोसोम्स का जो एक प्रोसेस है बनने का वो क्या है तो अभी देखते हैं। नाउ जो हमारा डीएनए डबल हेलिक्स है वो रैप किया जाता है अराउंड हिस्टोन कोर प्रोटीन्स। ये हमारे 4 प्रोटीन्स हैं H2A, H2B, H3, NH4 जो दो दो मॉलिक्यूल हर एक के प्रेजेंट होते हैं और ये 8 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं हमारा कोर प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। अब इन कोर प्रोटीन के अराउंड जो डीएनए होता है उसे रैप किया जाता है 2 बार। ये 2 बार रैप करने के बाद जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ऐसे पूरे डीएनए के लेंथ में कई सारे न्यूक्लियोसोम बनाए जाते हैं जिनके बीच में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं स्पेसर डीएनए। अब ये जो स्पेसर डीएनए होता है इसमें भी आकर एक हिस्टोन प्रोटीन लग जाता है। अब उस हिस्टोन प्रोटीन का जो हमारा नाम है वो है H1 हिस्टोन प्रोटीन। अब इस तरीके से कंटिन्यूअस रिंग बन जाती है न्यूक्लियोसोम्स की और वो स्ट्रक्चर कुछ कुछ दिखने लगता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म में। जैसे एक हम माला लें और उसमें बीच बीच में गैप दे देकर मोती पिरोते जाएं, उस तरीके से जो हमारा डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम बनकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 10 nm फाइबर। अब आप देखो कि जो हमारा डीएनए 2 मीटर का था उसकी लेंथ अब घटकर कहाँ तक रह गई है सिर्फ 10 नैनोमीटर्स तक। अब ये जो 10 नैनोमीटर का फाइबर है इसे हम और कॉइल करेंगे और थोड़ा इसको कंडेंस करेंगे छोटा करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा 30 nm फाइबर में।
अब ये जो 30 nm का फाइबर है वो एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के बीच में 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं हर टर्न में। तो एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बन गया है अब हमारे पास, जो कि 30 nm फाइबर हो गया है। अब डीएनए जो 2 मीटर था उसकी लेंथ और छोटी होकर 30 nm हो गई है। अब हमारे पास इनको और फर्दर ऑर्गेनाइजेशन होगा और एक लूप्स बनेंगे जो कि 80 रिच रीजन्स पे एंकर करते हैं। इन 80 रिच रीजन्स को हम जनरली कहते हैं स्कैफोल्ड एसोसिएटेड रीजन्स यानी सार्स। ये होते हैं प्रोटीन स्कैफोल्ड्स। अब यहाँ से जो एक स्ट्रक्चर अब ये हमारे पास फाइनल आ गया है, अब ये सीधा जाके माइटोसिस में चेंज होगा, जहाँ पर ये जो प्रोटीन स्कैफोल्ड्स हैं, ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये माइटोसिस के टाइम पर और ज़्यादा कॉइल होगा और ज़्यादा कंडेंस होगा और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत अच्छे से विजिबल होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा 2 मीटर का डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में कॉम्पैक्टली पैक कर दिया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। डीएनए की तरह आरएनए भी हमारा एक न्यूक्लिक एसिड है, तो इसमें ऑब्वियसली कुछ सिमिलैरिटीज होंगे और कुछ डिफरेंसेस होंगे डीएनए से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ सिमिलैरिटीज। तो डीएनए में जैसे हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिजेस प्रेजेंट है, वैसे ही इसमें भी फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिजेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ये हमारा जो है ये पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का। अब हम आते हैं जो मेजर डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में। तो सबसे पहले अगर हम मेजर डिफरेंसेस में बात करते हैं तो है पेंटोज शुगर। जो शुगर है डीएनए में वो है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में है राइबोज शुगर। नेक्स्ट, अगर हम pyrimidine की बात करें तो डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में उसकी जगह प्रेजेंट होता है यूरेसिल। अब आरएनए जो है वो है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है ये आमतौर पर ऐसे ही रहता है, बट कभी कभार जब बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक ही लाइन में बहुत ज़्यादा करीब प्रेजेंट होते हैं तो ये डबल स्ट्रैंड फॉर्म कर सकते हैं आपस में बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग बनाकर। तो कभी कभी ये डबल स्ट्रैंडेड लगता है आरएनए, बट मोस्टली होता सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, कोई प्यूरिन पिरिमिडीन का आपस में कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे चारगाफ रूल बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। एंड चारगाफ रूल का फॉलो होने का बेसिक क्राइटेरिया यही था कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में आपस में बॉन्डिंग हो। नेक्स्ट हमारे पास जो एक पॉइंट है वो ये है कि आरएनए एल्कली हाइड्रोलिसिस के बहुत इजीली ससेप्टेबल होते हैं, बहुत इजीली एल्कली हाइड्रोलिसिस इन पे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इनके पास टू कार्बन पोजीशन पर OH प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोलिसिस को एड करता है फास्टर होने में। डीएनए ससेप्टेबल नहीं है एल्कली हाइड्रोलिसिस के, क्योंकि उसके पास से OH फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। लास्ट एक हमारे पास पॉइंट आता है ऑर्किनॉल कलर रिएक्शन। ये एक टेस्ट होता है जो कि आरएनए को हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। सो जहाँ पर भी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी वो ऑर्किनॉल कलर रिएक्शन बहुत इजीली दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आरएनए। So there are majorly three types of RNA. That is, first is mRNA, messenger RNA. Second is tRNA, transfer RNA, and third is rRNA, ribosomal RNAs. Besides the three RNAs referred above, other RNAs are also present in the cells. ये इनके पास ये जो अदर टाइप ऑफ आरएनएज हैं इनके अपने कुछ फंक्शंस हैं, अपने कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट तो हैं, बट ऑब्वियसली वो ऊपर के 3 जितने मेजरली इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है HNRNA, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, देन SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, देन हमारे पास आता है स्नो आरएनए विच इज स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, एंड लास्ट हमारे पास आता है ScRNA विच इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। अब हमें ये पता है कि आरएनए जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है डीएनए से, और इसका मेजर जो काम है आरएनए का वो है प्रोटीन बायोसिंथेसिस में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देन आरएनए जो है वो भी अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में वैरी करते हैं, और ऊपर के जैसे हमने 3 आरएनए पढ़े उनका भी अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग फंक्शन है। नाउ फर्स्ट इज mRNA, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस के अंदर,
और सबसे पहले वो जिस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है वो होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, दैट इज HNRNA। इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है जिसके बाद ये फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में अपना प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए आ जाता है। दिस एमआरएनए जो उसका 5 एंड होता है उस वहां पे कैपिंग प्रेजेंट होती है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। अब ये जो कैप है ये हेल्प करता है 5 एक्सोन्यूक्लियस से एमआरएनए को बचाने के लिए, और जब प्रोटीन सिंथेसिस में एमआरएनए का यूज आएगा तो वहां पे एक रिकॉग्निशन फैक्टर की तरह ये कैप काम करता है ताकि रिकॉग्नाइज कर पाए प्रोटीन्स कि हमारा जो 5 एंड है वो कहाँ है एमआरएनए का। सिमिलरली ऐसे ही 3' टर्मिनल में एक पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है। पॉलीमर होते हैं वो एडेनिलेट रेसिड्यूज के। ये रेसिड्यूज सिमिलर हेल्प करते हैं एमआरएनए की जब प्रिवेंट करना होता है उन्हें 3 एक्सोन्यूक्लियेजेस से। एंड सेकंड जो इनका फंक्शन है इम्पॉर्टेंट, वो एमआरएनए को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से एक छोटा छोटा कभी कभी सर्टेन मॉडिफाइड बेसिस पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं 6 मिथाइल एडेनिलेट्स, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर पे आरएनए के पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एमआरएनए है वो एचएनआरएनए बनता है, फिर उसके बाद वो एमआरएनए बनता है, इसके बाद वो आके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। 5 एंड पे कैपिंग होती है, 3 एंड पे कैपिंग होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, एक्सोन्यूक्लियस से बचाया जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होता है इन कैपिंग्स के थ्रू। नेक्स्ट जो आरएनए हमारे पास वो है ट्रांसफर आरएनए, दैट इज टीआरएनए। tRNA is a soluble RNA and it contains about 71 to 80 nucleotides, mostly 75, and its molecular weight is about 25 thousandths. Now, there are at least 20 species of tRNA present corresponding to 20 amino acid in a protein structure. तो जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड है उसी के अकॉर्डिंग 20 स्पीशीज तो पक्के ही हमारे टीआरएनए के प्रेजेंट हैं। एंड टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो एक क्लोवर लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर हमें दिखता है और जिसमें आर्म्स प्रेजेंट हैं विद अ बेस पेयर स्टेम। नाउ फर्स्ट आर्म आती है हमारे पास एक्सेप्टर आर्म, देन आते हैं एक वेरिएबल रीजन, एक है हमारे पास एंटीकोडॉन आर्म, एक है टी साइसी आर्म और एक है डी आर्म। एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारे पास एक्सेप्टर आर्म है उस वो होती है कैप्ड। उस एक एंड पे 5 to 3 डैश में हमारे पास उस कैप में एक सीक्वेंस होता है CCA। ये वही आर्म है जहाँ पर आके अमीनो एसिड अटैच होता है। नेक्स्ट आती है एंटीकोडॉन आर्म। यहाँ पे 3 बेसिस न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंट होते हैं। एंटीकोडॉन जो कि एक ट्रिपलेट कोडॉन एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करने के काम आते हैं। नाउ द कोडॉन एंड एंटीकोडॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो टीआरएनए में एंटीकोडॉन, एमआरएनए में कोडॉन, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी आर्म। इसको डी आर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है डाईहाइड्रोयूरिडीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टी साई सी आर्म। टी साई सी आर्म का नाम भी क्योंकि वहां पर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसमें होता है टी देन सूडोयूरिडीन दैट इज साई एंड सी, तो इसी वजह से इसका नाम है टी साई सी आर्म। एक होता है वेरिएबल आर्म, ये सबसे वेरिएबल रीजन है टीआरएनए का और इसी वेरिएबिलिटी की वजह से टीआरएनए को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 टीआरएनए ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, ज्यादा पाया जाता है और उसमें होते हैं 3 से 5 बेस पेयर की लेंथ। क्लास 2 टीआरएनए के अंदर होता है 13 to 20 बेस पेयर लॉन्ग आर्म। तो ये 2 टाइप ऑफ टीआरएनए क्लास 1 एंड क्लास 2 हमारे हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल आर्म। वेरिएबल से हमें पता ही चल रहा है कि उसके बेसिस की कॉम्प्लीमेंटारिटी, उसके बेसिस का सीक्वेंस, ये सब डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे जितने भी आर्म्स हैं उनका एक प्री डिफाइंड नंबर ऑफ बेस पेयर्स है। तो उस बेस पेयर जो हमारे बेस पेयर्स हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एक्सेप्टर आर्म में हमारे पास 7 बेस पेयर्स मिलते हैं हमें, टी साई सी आर्म में 5 बेस पेयर्स मिलते हैं
एंटीकोडॉन आर्म में 5 बेस पेयर्स मिलते हैं एंड डी आर्म में 4 बेस पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर है जो कि हॉली ने बताया था हमें, और क्लोवर लीफ जैसा होता है, और उसके कुछ बेसिक्स हमने अभी पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरआरएनए। ये हमारा थर्ड मेजर टाइप ऑफ आरएनए है। तो हम ये जानते हैं कि राइबोसोम्स जो है वो है फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ राइबोसोम्स में ही हमारा जो भी है प्रोटीन सिंथेसिस का सिस्टम वो है वहाँ पे अप्लाई होता है। नाउ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के दो मेजर न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दो सब यूनिट्स होती हैं, एक 60S और एक होती है 40S। अब 60S के जो उसमें भी सब यूनिट्स हैं वहाँ पे 28S RRNA, 5S rRNA एंड 5.8S rRNA प्रेजेंट होता है। वैसे ही 40S वाली सब यूनिट में 18S rRNA प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से ये आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होकर राइबोसोम बाइंडिंग और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैटालिटिक आरएनए यानी राइबोजाइम्स। आरएनए और प्रोटीन को मिलाकर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बनते हैं जिसके कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, और इसी चीज को हम कहते हैं राइबोजाइम्स। अब जो हमारे राइबोजाइम्स हैं उनके एटलीस्ट 5 डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैं आरएनए की जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो आरएनए की सेल्फ प्रोसेसिंग रिएक्शंस में ही इन्वॉल्व होते हैं, जबकि बाकी 2 यानी आरएनएस पी एंड आरआरएनए वो ही ट्रू कैटलिस्ट की तरह हम उनको कंसिडर करते हैं। अब आते हैं राइबो न्यूक्लियस पी, आरएनएस पी पे। तो आरएनएस पी एक राइबोजाइम है जिसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है और आरएनए कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है। अब इसका मेजर फंक्शन जो हम देखते हैं राइबोन्यूक्लियस पी का, वो ये है कि वो टीआरएनए के प्रिकर्सर्स को क्लीव करता है, उन्हें तोड़ता है, उन्हें कट करता है, ताकि क्या जनरेट हो पाए, मैच्योर टीआरएनए जनरेट हो पाए और अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली कर पाए। तो मेजरली जो ये आरएनएस पी है वो टीआरएनए के मैच्योरेशन प्रोसेस में काम करता है। नाउ ऐसा माना जाता है कि बिफोर द अकरेंस ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स, राइबोजाइम ही असली कैटलिस्ट की तरह काम करते थे। एवोल्यूशन होते होते आगे जाकर प्रोटीन एंजाइम्स बनने लग गए। सो राइबो